एक लड़की जो हर रोज़ की तरह सुबह सुबह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलती तो है, लेकिन उसके बाद से दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आती है। और जैसे ही शाम होती है, इधर परिवार वालों को मालूम चलता है कि दरअसल उस लड़की की हत्या कर दी गई है। पर पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर का एक थाना पड़ता है चौरी चौरा। चौरी चौरा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है ओमनगर, और इसी ओमनगर गांव का रहने वाला अनिल कुमार पांडे। अनिल के परिवार में उसकी पत्नी सलोनी के अलावा 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां और 2 बेटा। बड़ी बेटी का नाम सुमन और दूसरी बेटी का नाम काजल। काजल जो ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने के बाद अपने ही बगल के मार्केट के एक मोबाइल शॉप में नौकरी करती है। अनिल जो एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 10 सितंबर के शाम के करीब 5 बजे के आसपास, जब अनिल हर रोज़ की तरह अपने स्कूल से चलकर घर पे पहुँचते हैं, सीधे अपने कमरे में जाते हैं और बेड पे आराम करते हैं। पर जैसे ही अपने बेड पे पहुँचते हैं, थोड़ी देर के बाद उनके मोबाइल के व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारी बेटी से बदला ले लिया है और उसकी हत्या करके डेड बॉडी जंगल में फेंक दिया है। पर डेड बॉडी को ऐसी जगह पे फेंका है कि तुम्हें उसे ढूंढने में 7 जन्म लग जाएगा। दरअसल वो मैसेज किसी और के नहीं, बल्कि अनिल की दूसरी बेटी काजल के ही नंबर से आया था। अनिल जब उस मैसेज को पढ़ते हैं, अनिल को लगता है कि शायद उनके साथ कोई भद्दा मजाक कर रहा है। लेकिन अनिल अभी उस मैसेज को पढ़ ही रहे थे, तभी उसी नंबर से 4 फोटोज़ भी आता है। अनिल जब उस फोटो को देखते हैं, देख करके एकदम से चौंक जाते हैं। दरअसल वो फ़ोटो किसी और के नहीं, बल्कि काजल के ही थे। जिस फोटो में काजल के हाथ और पैर बंधे हुए थे, उसके मुंह पे टेप चिपका हुआ था और उसके सर से काफ़ी मात्रा में खून भी बह रहा था। फोटो को देख करके लग रहा था कि शायद काजल की डेड बॉडी किसी जंगल में फेंका गया है। अनिल जब उस फोटो को देखते हैं, तुरंत ही अपने पूरे परिवार को बुलाते हैं और उस फोटो को अपनी पत्नी और बच्चों को दिखाते हैं। इधर अनिल का पूरा परिवार जब इस तरह का फ़ोटो देखता है, देख करके सब के सब चीखने चिल्लाने लगते हैं। चीख पुकार सुन करके आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। पर पड़ोसी के लोग जब उस फोटो को देखते हैं, अनिल को सुझाव देते हुए कहते हैं कि अब ये मामला पुलिस का है, तुरंत तुम थाने में जाओ और इस बात की जानकारी पुलिस को दो। पड़ोसी जब इस तरह की सुझाव देते हैं, उसी शाम के करीब 7 बजे के आसपास अनिल अपने कुछ पड़ोसियों को लेकर इसी चौरा चौरी थाने में जाते हैं और उस फोटो और मैसेज को पुलिस को दिखाते हुए सारी बात बताते हैं। पुलिस जब उस फोटो को देखती है, अनिल से सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारी बेटी के साथ इस तरह की हरकत कौन कर सकता है। इस पर अनिल पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मेरे ही पड़ोस के 3 लड़के हैं जिनके साथ मेरा पुराना ज़मीनी विवाद चल रहा है। दरअसल कुछ महीने पहले उनसे मेरी झगड़े तकरार भी हुआ था और उन्होंने हमें धमकी दिया था कि तुम्हारे परिवार की हम हत्या कर देंगे। अनिल जब उन तीनों का नाम बताता है, पुलिस तीनों के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है। उसी रात को ही अनिल के गांव में आती है और उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर चली जाती है। और फिर पुलिस उन तीनों लड़कों से पूरी रात काजल की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। लेकिन तीनों लड़के पुलिस को एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमने काजल की हत्या नहीं किया है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक भी तीनों लड़के पुलिस को एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमें नहीं मालूम है कि काजल की हत्या किसने किया है। पुलिस जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, पुलिस को भी लगने लगता है कि शायद वो तीनों लड़के निर्दोष है। इसीलिए पुलिस अगले दिन सुबह उन तीनों लड़कों को छोड़ देती है और हिदायत देते हुए कहती है कि जब तक इस केस का खुलासा नहीं हो जाता, तुम तीनों गाँव से बाहर नहीं जाओगे। तीनों लड़के अपने घर तो चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद इधर अनिल फिर से थाने में पहुंच जाता है। दरअसल अनिल थाने में ये पता करने के लिए जाता है कि उन तीनों लड़कों ने अपना जुर्म कबूल किया है या नहीं, और अगर किया है तो बताए कि काजल की डेड बॉडी कहाँ पे पड़ा है। लेकिन अनिल जब थाने में पहुंचता है और उन तीनों लड़कों के बारे में पुलिस से जब पूछताछ करता है, पुलिस कहती है कि वो तीनों लड़के निर्दोष है। अनिल वहाँ से घर तो चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका पूरा परिवार एकदम से परेशान रहने लगता है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, फिर से अनिल थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि जिस दुकान में वो काम कर रही थी उसी का मालिक अनूप जायसवाल और उसका कर्मचारी विजय पाठक ने किया है।
विजय, जो मेरे ही पड़ोस का रहने वाला है। जब इन दोनों का नाम लेता है पुलिस अब अनिल से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें उन दोनों के ऊपर क्यों शक है। इस पर अनिल पुलिस वालों को जवाब देता है कि दरअसल साहब, विजय का मेरी बच्ची के साथ कुछ दिनों से झगड़े तकरार चल रहा था, लेकिन झगड़े तकरार किस वजह से हो रही थी इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। जब दोनों का नाम लेता है पुलिस भोपा बाजार में जाती है और वहाँ से अनूप और विजय दोनों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुँच जाती है और फिर इन दोनों से काजल की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। इस पर अनूप पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे बस इतना ही मालूम है कि काजल बेहद ही सीधा साधा लड़की थी, समय पे काम करने आती थी, ईमानदारी से काम करने के बाद अपने घर भी चली जाती थी। लेकिन पुलिस जब इस हत्या के बारे में विजय से पूछताछ करती है तो विजय पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, काजल को उस दुकान में मैंने ही नौकरी पे लगवाया था, लेकिन कुछ महीने के बाद काजल की बड़ी बहन सुमन भी मुझसे बोलने लगी कि मेरा भी वहाँ पे नौकरी लगवा दो। पर इस बात की जानकारी जब काजल को मालूम चला, काजल इस बात को लेकर मुझसे झगड़े तकरार करने लगी। दरअसल काजल चाह रही थी कि उसकी बहन किसी भी कीमत पे उसके साथ में नौकरी ना करे। इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच में झगड़े तकरार हो रहा था। पर यकीन मानिए, हमने काजल की हत्या नहीं किया है। पर दोनों जब अपना बयान देते हैं, पुलिस को ना जाने क्यों इन दोनों के बातों पर यकीन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस इन दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है और उसके बाद से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन बावजूद इसके ये नहीं खुलासा होता है कि आखिरकार काजल की हत्या किया किसने है और उसकी डेड बॉडी कहाँ पे है। पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इस केस में आगे कैसे बढ़ा जाए। इसीलिए पुलिस अब इस केस की जांच पड़ताल करते हुए उस दुकान पे जाती है जहाँ पे काजल नौकरी कर रही थी और दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी को चेक करती है। लेकिन पुलिस जब सीसीटीवी को चेक करती है तो उसमें काजल कहीं दिखाई नहीं देती है। इसीलिए पुलिस अब काजल के बारे में फिर से पूछताछ करने के लिए जेल में जाती है और जेल के अंदर विजय और अनूप से पूछताछ करती है। इस पे विजय और अनूप पुलिस वालों को जवाब देते हैं कि साहब, 10 सितंबर को तो काजल दुकान पे काम करने आई ही नहीं थी। जैसी इस तरह की बात कहते ये सुन करके पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल अब पुलिस काजल के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि काजल जब अपने घर से निकली थी उसके ठीक 2 घंटे के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार काजल गई कहाँ और उसकी हत्या किया किसने है। दरअसल पुलिस अब काजल की डेड बॉडी के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल को लैपटॉप में डालकर और उसे जूम करके चेक करती है ताकि मालूम चल सके कि काजल की डेड बॉडी किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। लेकिन पुलिस जब काजल की डेड बॉडी को जूम करके चेक करती है तो देखने के बाद एकदम से चौंक जाती है। दरअसल काजल के सर से जो खून बह रहा था उसे देख करके पुलिस को बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि वो खून अभी भी ताज़ा दिखाई दे रहा था। पुलिस जब जूम करके उसके सर को देखती है तो मालूम चलता है कि जहाँ से खून बह रहा था उसके सर पे कहीं भी चोट और घाव के कोई निशान भी नहीं दिखाई दे रहा था, जिसे देख करके पुलिस को लगता है कि इंसान के शरीर से जब खून निकलता है थोड़ी देर के बाद वो तो काला पड़ जाता है, लेकिन काजल के सर से जो खून बहा था वो अभी भी लाल रंग का ही दिखाई दे रहा था। दरअसल पुलिस पूरा यकीन कर जाती है कि वो खून नहीं बल्कि कोई केमिकल है। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए काजल के घर पे जाती है और उसके घर के तमाम सदस्यों को अलग अलग बिठा करके पूछताछ करती है। घर के सदस्यों को जब बारी बारी से पूछताछ करती है तो किसी का भी बयान एक दूसरे से मैच भी नहीं करता है, जिसकी वजह से पुलिस को अब कहीं ना कहीं काजल के परिवार के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब काजल के परिवार में जितने भी सदस्यों के पास मोबाइल होता है सबका मोबाइल सर्विलांस पे डाल देती है और इस बात की जानकारी काजल के किसी भी परिवार को भी नहीं मालूम चलता है। पर जैसे ही एक दिन का और समय गुजरता है, 13 सितंबर को काजल की बड़ी बहन सुमन के नंबर पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति सुमन से एक ही सवाल करता है कि पुलिस काजल को ढूंढते हुए कहाँ तक पहुँची है। काजल के बारे में पूछताछ करने के बाद वो व्यक्ति फ़ोन को रख देता है। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी राजमणि पांडे के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये राजमणि कोई और नहीं बल्कि सुमन के ही फुफेरा भाई है जो देवरिया जिला के खुखंदू गांव का रहने वाला है। पुलिस को जब राजमणि का नंबर मिल जाता है, पुलिस राजमणि का भी मोबाइल सर्विलांस पर डाल देती है और जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, इधर राजमणि के नंबर पर भी 15 सितंबर को एक नंबर से फ़ोन आता है। पर राजमणि को जो कॉल आया था वो कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद काजल ही थी। पुलिस को जब मालूम चलता है कि काजल जिंदा ही है जान करके पुलिस एकदम से चौंक जाती है। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी हरिमोहन शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है जिस नंबर से काजल फ़ोन की थी।
हरिमोहन जो आगरा जिला के खंदौली गांव का रहने वाला है, लेकिन उस वक्त उसके मोबाइल का लोकेशन फैज़ाबाद का दिखाई दे रहा था। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाती है 15 सितंबर को अपनी टीम के साथ फैज़ाबाद में जाती है, लेकिन पुलिस जब उस लोकेशन पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि वहां से काजल फरार हो चुकी है, जिससे पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद पुलिस की पूरी खबर काजल के परिवार का कोई सदस्य उसे दे रहा है। इसीलिए पुलिस वहां से खाली हाथ वापस आ जाती है। लेकिन तभी अगले दिन 16 सितंबर को फिर से पुलिस को काजल के मोबाइल का लोकेशन अपने ही इलाके के बस स्टैंड का दिखाई देता है। पुलिस जब बस स्टैंड पर पहुंचती है, चारों तरफ से घेर लेती है। वहां पे एक लड़की जो सलवार सूट में दिखाई देती है और बगल में उसके एक लड़का भी खड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस काजल को देखकर पहचान नहीं पाती है, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं उसे देख करके शक हो जाता है कि शायद यही काजल है। इसीलिए पुलिस काजल के पास पहुंचती है और जा करके कहती है कि तुम्हारा लुक्का छुपी का खेल अब खत्म हो गया है। काजल जैसे ही ये वर्ड को सुनती है, उसके बाद से दोनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों वहां से भाग पाते, पुलिस काजल के साथ साथ हरिमोहन को भी अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर इन दोनों से इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करती है। काजल जब इस पूरे षड्यंत्र के बारे में बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद काजल के भी परिवार वालों को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल काजल अपने ग्रेजुएशन की जब पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद से अपनी पढ़ाई छोड़ देती है, क्योंकि काजल को अपने पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। लेकिन काजल जब अपनी पढ़ाई छोड़ती है, इस बात को लेकर उसके पिता अनिल को बहुत बुरा लगता है। अनिल अपनी बेटी काजल को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काजल आगे की पढ़ाई करने के लिए तैयार ही नहीं होती है। अपने घर पे रह जाती है और घर के कामों में हाथ बटाने लगती है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, अब काजल का घर पे भी मन नहीं लगता है। काजल के ही पड़ोस का रहने वाला है विजय पाठक, जो बगल के मार्केट के एक मोबाइल शॉप में नौकरी करता था। एक दिन काजल विजय से कहती है कि जहाँ पे तुम नौकरी करते हो, मेरा भी वहाँ पे काम लगवा दो। विजय जब दुकान पे जाता है काजल को लेकर, जब अपने मालिक अनूप से बातचीत करता है, अनूप काजल को रखने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से काजल भी उसी दुकान में काम करने लगती है। काजल नौकरी तो करने लगती है, लेकिन इस बात की जानकारी जब उसके पिता अनिल को मालूम चलता है, अनिल काफ़ी गुस्सा होता है। अनिल अपनी बेटी को समझाता है कि जहाँ पे तुम नौकरी कर रही हो वो नौकरी छोड़ दो, लेकिन काजल उस नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है। काजल नौकरी तो करती है, लेकिन नौकरी के साथ साथ काजल को सिंगिंग का भी काफ़ी शौक़ होता है। दरअसल जब भी दुकान पर बैठती है, अक्सर गाने गुनगुनाते रहती है। एक दिन काजल जब अपना गाना गुनगुना रही थी, वो गाना विजय सुन लेता है। जब उसके गाने को सुनता है, विजय काफ़ी तारीफ़ करता है। कहता है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, अगर तुम चाहो तो अपने गानों को एक एप्लीकेशन पे अपलोड कर सकती हो, जिसका नाम है स्टार सिंगिंग ऐप। अगर इस ऐप पे तुम अपने गाने को अपलोड करती हो, आने वाले समय में हो सकता है कि तुम्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। विजय जब इस तरह की सुझाव देता है, आखिरकार काजल अपने कुछ गानों को इसी एप्लीकेशन पे अपलोड कर देती है। लेकिन इस एप्लीकेशन पे जब अपने गाने को अपलोड करती है, इसी एप्लीकेशन के माध्यम से एक दिन काजल की मुलाकात हरिमोहन शर्मा से होती है। हरिमोहन जो आगरा जिला के खंदौली गांव का रहने वाला है, एसएससी की पढ़ाई कर रहा है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। हरिमोहन जो अपने 4 भाई बहन में दूसरे नंबर का है। दरअसल हरिमोहन भी अपने गाने को इसी एप्लीकेशन पर अपलोड कर रहा था। इस एप्लीकेशन के माध्यम से जब दोनों की मुलाकात होती है, पहले इसी एप्लीकेशन के माध्यम से दोनों एक दूसरे के साथ चैट करते हैं, लेकिन दोनों की चैटिंग जब एक दूसरे को पसंद आ जाती है, अपना अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और फिर फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। फ़ोन के ज़रिए जब दोनों को एक दूसरे से बातचीत होती है, आखिरकार दोनों के बीच में पहले दोस्ती होती है और बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से हरिमोहन कई बार काजल से मुलाकात करने के लिए आगरा से चलकर गोरखपुर के चौरी चौरा बस स्टैंड पे आता है और मुलाकात करने के बाद वापस चला जाता है। लेकिन हरिमोहन जब पहली बार काजल को सामने से देखता है तो उसकी खूबसूरती देख एकदम से उसका दीवाना हो जाता है। दरअसल हरिमोहन अब काजल से शादी करने का फैसला कर लेता है। इधर सेम हालत काजल की भी होती है। लेकिन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी काजल के पूरे परिवार को मालूम चल जाता है, सिवाय उसके पिता अनिल को छोड़ करके। काजल के माँ और उसके बहनों को जब मालूम चलता है, काजल को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काजल भी हरिमोहन के प्यार में इस प्रकार से अंधी हो चुकी थी कि अपनी माँ और बहन की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती है। तभी काजल की माँ उसे धमकाते हुए कहती है कि जिस दिन इस बात की जानकारी तुम्हारे पिता को मालूम चल गया, याद रखना घर में क़यामत आ जाएगी।
काजल को भी बेहतर तरीके से मालूम था कि जिस दिन इस बात की जानकारी उसके पिता को मालूम चलेगा, उसका घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। इसीलिए काजल अब हरिमोहन से कहती है कि जितना जल्द हो सके मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर के चलो। दूर जब ले जाने की बात कहती है, हरिमोहन भी इसके लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से दोनों एक सही मौके का इंतज़ार करने लगते हैं। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, इधर काजल की बड़ी बहन सुमन अब विजय से कहने लगती है कि जहाँ पे काजल नौकरी कर रही है, मेरा भी वहाँ पे काम लगवा दो। इस बात की जानकारी जब काजल को मालूम चलता है, काजल एकदम से गुस्से में आ जाती है और विजय को समझाते हुए कहती है कि किसी भी कीमत पे मेरी बहन की नौकरी उस दुकान पे नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि काजल को डर लगता है कि अगर उसकी बहन भी साथ में नौकरी करने लगेगी, उसे मौका नहीं मिल पाएगा और वो हरिमोहन के साथ नहीं जा पाएगी। जब अपनी बहन की नौकरी के खिलाफ हो जाती है, इसी बात को लेकर के विजय और काजल के बीच में झगड़े तकरार भी शुरू हो जाता है। इधर काजल को ये भी डर लगता है कि कहीं इस बात की जानकारी उसके पिता को ना मालूम चल जाए। लेकिन इससे पहले कि इस बात की जानकारी अनूप को मालूम चलता है, काजल हरिमोहन के साथ भागने के लिए एक षड्यंत्र बना देती है। दरअसल काजल हरिमोहन से कहती है कि मुझे यहाँ से दूर लेकर के चलो और रास्ते में ही मेरे मौत का नाटक खेलते हैं। इस बात की जानकारी जब मेरे परिवार वालों को मालूम चलेगा, थोड़े दिन तक वो रोए धोएंगे और उसके बाद से हम फिर से वापस आ जाएंगे। जब मेरे परिवार वालों को मालूम चलेगा कि हमने शादी कर लिया है, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब इस पूरे षड्यंत्र के बारे में हरिमोहन से बताती है, हरिमोहन भी इसके लिए तैयार हो जाता है और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 10 सितंबर को जब काजल अपने घर से निकलती है, अपने बैग में सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेती है और अपने घर वालों से ये करके के जाती है कि आज मैं नौकरी पे आखिरी बार जा रही हूँ, दरअसल मैं आज नौकरी छोड़ दूँगी। नौकरी जब छोड़ने के लिए कहती है, काजल के परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं कि चलो आखिरकार काजल अब सही रास्ते पे आ गई। लेकिन काजल जब अपने घर से निकलती है, सीधे चौरी चौरा बस स्टैंड पे पहुंच जाती है, जहां पे पहले से ही हरिमोहन उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों की जब बस स्टैंड पे मुलाकात होती है, वहां से ऑटो बुक करने के बाद दोनों ही कुसमही जंगल के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर उतर कर जंगल में चले जाते हैं। दरअसल इधर हरिमोहन जब काजल से मुलाकात करने के लिए आता है तो अपने साथ में एक पिट्ठू बैग लेकर के आता है, जिस बैग में उसने ग्लिसरीन, कुछ रंग और कुछ रस्सियाँ भी रख रखा था। जंगल में जब पहुँचते एक सुनसान जगह देखकर वहाँ पे बैठ जाते हैं और फिर हरिमोहन उसी ग्लिसरीन में उस रंग को मिला देता है, जिसकी वजह से वो नकली खून बन जाता है। फिर हरिमोहन अपने बैग से उस रस्सी को निकालता है और उस रस्सी से काजल के हाथ और पैर को बांध देता है, साथ ही साथ उसके मुँह पर टेप भी चिपका देता है और उस रंग को लेकर के काजल के सर पे डाल देता है और उसे जंगल में सुला देता है। इस तरीके से सुलाता है कि अगर कोई भी उसे देखेगा तो सबको यही लगेगा कि उस लड़की की मौत हो चुकी है। साथ ही साथ उसी पोजीशन में खुद काजल के ही मोबाइल से 3-4 फोटो खींच लेता है और फिर काजल को उठा लेता है और फिर वहाँ से सीधे बस स्टैंड पे जाते हैं और बस पकड़ करके सीधे फैज़ाबाद चले जाते हैं। लेकिन बस से जब सफ़र करते हैं, सफ़र के दौरान ही खुद हरिमोहन ही काजल के व्हाट्सएप से उस फोटो को उसके पिता के नंबर पर भेजता है और भेजने के बाद तुरंत ही मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है। साथ ही साथ मोबाइल से उस सिम को निकाल करके तोड़ देता है और मोबाइल को रास्ते में कहीं फेंक देता है। लेकिन दोनों जब फैज़ाबाद में पहुंचते हैं, काजल को अब ये डर सताने लगता है कि आखिरकार पुलिस उसे ढूंढते हुए कहां तक पहुंची है। अब पुलिस के बारे में पता लगाने के लिए आखिरकार काजल अपने मौसेरे भाई राजमणि पांडे से कॉन्टेक्ट करती है। दरअसल राजमणि ही पुलिस की सारी इन्फॉर्मेशन काजल को दे रहा था। वाकई में काजल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो पुलिस काजल के ही तहरीर पे पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद से पुलिस अनूप और विजय को जेल से रिहा करवा देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है खुदीराम मुंडा। खुदीराम मुंडा जो झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर है कमलेश पासवान। कमलेश पासवान वैसे तो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन गुजरात प्रदेश में रहकर नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं अयाज अहमद। अयाज अहमद जो सऊदी अरब में नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं यूसुफ पठान, जो राजकोट गुजरात प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं राहुल सिंह। राहुल सिंह जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन इंदौर में रह कर के नौकरी करते हैं
और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।